हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन के काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट पोसोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो पोसोलॉजी आपके लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि जब भी आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट में जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसकी डोज काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोसोलॉजी एक्चुअली में होती क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सिंपली कहें तो इट इज़ ए साइंस ऑफ डोज कैलकुलेशन। अगर हमें किसी भी मेडिसिन की डोज कैलकुलेट करनी है तो उसका जो विज्ञान है वो पोसोलॉजी कहलाता है। अगर हम इसके डिफिनीशन की बात करें तो पोसोलॉजी जो शब्द है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा पोसोज, इसका मतलब होता है हाउ मच, कितना, और जो दूसरा शब्द है ये है लॉगस, मीन्स साइंस, कितने की साइंस, कितनी मेडिसिन आपको देनी है उसकी साइंस बेसिकली पोसोलॉजी कहलाती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हम कह सकते हैं द पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जो कि डील करती है डील विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट टू गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो प्रेस्क्राइबर को जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए उसके लिए कितनी क्वांटिटी या कितनी डोज मेडिसिन की, ड्रग की पेशेंट को दी जाए जिससे कि उसको जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन रिक्वायर्ड है वो पेशेंट के अंदर उसको मिल पाए। अगर हम ऑफिशियल डोज की बात करते हैं तो जो ऑफिशियल डोज है वो डोज होती है वो जो कि फार्माकोपिया वगैरह में दी हुई होती है। ये एक रिप्रेजेंट करती है जो है एवरेज डोज या एवरेज रेंज ऑफ क्वांटिटी सुइटेबल फॉर एडल्ट विच एडमिनिस्टर्ड ओरली विद इन 24 आवर। तो 24 आवर में कितनी डोज पेशेंट को दी जा सकती है वो कहलाती है ऑफिशियल डोज। जो ऑफिशियल डोज है वो काफ़ी हद तक हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। व्हेन अदर रूट्स आर फॉलोड रिलीवेंट अप्रोप्रिएट डोज इज गिवन, तो उसके अनुसार हम उसको अप्रोप्रिएट डोज देते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिस्क्राइबर की होती है कि कितनी अमाउंट डोज ड्रग की, मेडिसिन की पेशेंट को दी जाए और किस फ्रीक्वेंसी से दी जाए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिस्क्राइबर की होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डोज को। तो अगर आप पेशेंट को एक करेक्ट डोज देते हैं जो कि उसको रिक्वायर्ड है तो आपको रिक्वायर्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन प्राप्त होता है। अगर आप कम डोज देंगे तो वो आपको प्रॉपर एक्शन नहीं मिलेगा, और अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो उस कंडीशन में आपको उस ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ड्रग की डोज को। द ऑप्टिमम डोज ऑफ ड्रग विच प्रोड्यूस डिजायर्ड थेरेप्यूटिकल इफेक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन रिक्वायर्ड थेरेप्यूटिकल डोज वैरी करती है, और ये जो हमारी वो डोज है ये हालांकि क्यों वैरी करती है, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल वेरीज इन बोथ इन द डिग्री एंड करेक्टरिस्टिक। पेशेंट जो है डिग्री और करेक्टरिस्टिक के अनुसार वैरी करता है। किसी को कम बुखार होगा, किसी को ज़्यादा बुखार होगा, किसी के कम दर्द होगा, किसी के ज़्यादा दर्द होगा। तो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है और उसके अनुसार आप अपनी डोज देते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे ड्रग की डोज को। जो पहला है एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर डिजीज, जो है अक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, उसके बाद है आपका मतलब सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, इडियोसिंक्रेसी, टॉलरेंस, जो है टेकिफाइलेक्सिस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो जो पहला फैक्टर है वो है हमारा एज का। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मेनी ड्रग चेंज विद एज। काफ़ी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक एज के साथ में चेंज होती है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करें मीन्स जो ड्रग हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट करती है उसको हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। जो हमारे चिल्ड्रंस हैं या ओल्ड पीपल हैं नीड लेस ड्रग देन द एडल्ट। जो ओल्ड पेशेंट और हमारे चिल्ड्रन हैं उनको कम डोज की आवश्यकता होती है। क्यों? दे अनेबल टू एक्सक्रीट ड्रग टू दैट एक्सटेंट एज एडल्ट। वो
जो है जितना एडल्ट ड्रग एक्सक्रीट कर सकता है, बॉडी से बाहर निकाल सकता है, उतनी ड्रग वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए उनको कम डोज की आवश्यकता होती है। वो चिल्ड्रन कैन टॉलरेट लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब बेलेडोना, डिजिटलिस एंड इथेनॉल। तो जो हमारे चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा अमाउंट बेलेडोना, डिजिटलिस और इथेनॉल को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर हम एल्डर पेशेंट की बात करें तो वो मोर सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हिप्नोटिक एंड ट्रैंकुलाइजर। ये ऐसी ड्रग हैं जो कि एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट करती हैं। ओल्ड एज में क्या होता है, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स है, ब्रेन का जो एक्शन है वो रिड्यूस होता है, तो उनको अगर हम ऐसी ड्रग जो है दे रहे हैं वो जो कि उनके अंदर कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट कर सकती हैं, तो वो ओल्ड पेशेंट में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। अगला जो फैक्टर है वो है सेक्स। मेल और फीमेल में जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है काफ़ी हद तक वेरी करती हैं, तो उसके अनुसार हमको डोज को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मतलब जो है मॉर्फिन या बार्बिचुरेट का, तो वो ज़्यादा एक्साइटेशन प्रोड्यूस करती हैं बिफोर द सेडेशन। अगर हम वुमेन की बात करते हैं, स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हेन द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो फीमेल के अंदर अगर कंडीशन है मेंस्ट्रुएशन की या मतलब प्रेगनेंसी की या लैक्टेशन की, तो उस समय हमें स्पेशल केयर वो रखनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग जो हमारे परगेटिव होते हैं वो लाइक एलोएज, उनको हम अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अगर हम ड्रग की बात करते हैं जो स्टिमुलेट कर सकते हैं यूटेराइन स्मूथ मसल्स को, वो लाइक स्ट्रॉन्ग परगेटिव, एंटी मलेरियल ड्रग और एर्गट एल्कोलाइड, तो ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, बैन होते हैं वो ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर इनको हम देंगे और ये यूटेराइन स्मूथ मसल को स्टिमुलेट करेंगे तो हमें जो है वहाँ पे एबॉर्शन की कंडीशन मिल सकती है। अगर कोई ड्रग जो है क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, लाइक एल्कोहल, बार्बिचुरेट, वो नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो वो जो पेट में बच्चा है उसको अफेक्ट कर सकती है। अगर हम बात करते हैं वो लैक्टेशन की वो कंडीशन, वो जब कोई जो है माता अपने शिशु को दूध पिलाती है, उस कंडीशन में अगर कोई ऐसी वो ड्रग है जो कि एक्सक्रीट होती है थ्रू द मिल्क, तो वो उस बच्चे को भी नुकसान कर सकती है, उसके दूध में आके उसको नुकसान कर सकती है। वो लाइक एंटीहिस्टामिन, मॉर्फिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं या इनको हम कम डोज में देते हैं जब हमारी जो फीमेल है वो लैक्टेशन की कंडीशन में होती है। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है बॉडी वेट। तो जो हमारी एवरेज डोज होती है वो जो है मेंशन्ड होती है आइदर इन mg पर kg बॉडी वेट के अनुसार, या जो है सिंगल एडल्ट डोज में अवेलेबल होती है, और 50 to 100 kg का अगर जो हमारा एडल्ट है उसके लिए एक हम लोग वो सिंगल वो डोज उसकी जो है वो जो एवरेज डोज कहलाती है। अगर हमारा पेशेंट जो है ओबेज पेशेंट है, चिल्ड्रन है, या जो है माल न्यूट्रिशन है, तो उस कंडीशन में ये जो एवरेज डोज है उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एज पर बॉडी वेट। अगर हमारा जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई बच्चा है, या कोई काफ़ी कमज़ोर पेशेंट है, तो उसके लिए हमें जो डोज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी पेशेंट की बॉडी वेट के अनुसार उसको हमें कैलकुलेट करना चाहिए। अगला जो हमारा फैक्टर है ये है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम आईवी की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे कम डोज हमें रिक्वायर्ड होती है, उसके बाद आईएम में उससे ज़्यादा, ओरल में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा टॉपिकल रूट में हमें डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करते हैं इंट्रावेनस की, तो उस कंडीशन में हमें लेस डोज की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम उसको कंपेयर करते हैं ओरल डोज से। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो ड्रग है वो हम डायरेक्टली ब्लड में एडमिनिस्टर करते हैं। सो इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फार्मुलेशन कंट्रोल बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बाद जो हमारा अगला फैक्टर है वो है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हम पेशेंट को किस टाइम पे मेडिसिन दे रहे हैं। जो हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो अगर हमारा स्टमक एम्प्टी है उस कंडीशन में अच्छा होता है वो, क्योंकि स्टमक में अगर फूड है तो वो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिले कर सकता है। तो इस कंडीशन में जो अगर हमारा एम्प्टी स्टमक है वो उस प्लेस पे रैपिड एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है, बट
अधिकतर ड्रग, काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं वो जो कि हमारे जीआई ट्रैक में इम्पटी, अगर जीआई ट्रैक है तो वहाँ पे इरिटेशन कॉज कर सकती हैं, तो वो अच्छे से हम उसको वो दे सकते हैं आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद में अगर हम उसको देते हैं तो जीआई इरिटेशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगला फैक्टर है हमारा इमोशनल फैक्टर, मीन्स अगर हम बात करते हैं वो डे लाइट की, तो ये स्टिमुलेटिंग होता है, इसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है, तो ये जो हमारी स्टिमुलेटिंग ड्रग है उसके इफेक्ट को इन्हेंस कर देता है। मीन्स अगर हम कोई स्टिमुलेटिंग एजेंट डे टाइम में पेशेंट को देते हैं तो उसकी हमें लेस डोज की रिक्वायर होती है, और अगर उसी को अगर हम बात करते हैं हिप्नोटिक वो ड्रग की, अगर ऐसी कोई वो ड्रग है जो कि हिप्नोटिक है तो उसका इफेक्ट अच्छा हमें नाइट टाइम में मिलता है, रात में जो है मिलता है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द बार्बिटूरेट, ये इसकी लेस डोज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें स्लीप प्रोड्यूस करना है, पेशेंट को नींद वो दिलानी है, तो अगर हम नाइट टाइम में उसको देते हैं तो हमें कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उसी को हम डे टाइम में देंगे तो हमें बार्बिटूरेट की ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम पेशेंट को नींद प्रोवाइड करना चाहते हैं। हाँ, इसी प्रकार अगर हम एल्कोहल की बात करें तो जो हमारा एल्कोहल है वो कोल्ड जो इन्वायरमेंट में, विंटर के टाइम में वो ज़्यादा टॉलरेटेड, पेशेंट उसको ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है अगर हम उसको गर्मियों से कंपेयर करते हैं। अगला फैक्टर जो है हमारा है उसको हम कहते हैं इमोशनल फैक्टर। तो हम ये देखते हैं कि जो फीमेल हैं वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा इमोशनल होती हैं, उनकी वो कंडीशन वो ज़्यादा उस तरह की होती है। अब तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारी फीमेल है वो अगर ज़्यादा जो है इमोशनल है तो उस कंडीशन में उनको कुछ मतलब काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है, वो लाइक नींद की गोली देना है या उनको मतलब शांत करना है, तो उस कंडीशन में हमें उनको काफ़ी सारी ड्रग की कम डोज की रिक्वायरमेंट होती है। जो हमारा फिजिशियन है उसकी जो पर्सनालिटी और उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हद तक हमारे इन्फ्लुएंस करता है इफेक्ट ऑफ ड्रग को। अगर हम ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या ऐसे वो डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर रहे हैं जो कि है आपका सोमैटिक है, मीन्स अगर वो पेशेंट, अगर हम इसको कह सकते हैं, अगर पेशेंट हमारा पागलपन है या उसके अंदर कोई इस तरह की कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो भी हमारा फिजिशियन है उसकी जो पर्सनालिटी और बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वो ड्रग के इफेक्ट के ऊपर। अगर हम इसका एग्जांपल लें, अगर आप अपने हेयर का ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, आपके मतलब बाल वो काफ़ी वो झड़ रहे हैं, और अगर आप फिजिशियन के पास वो जाते हैं और वहाँ पे ये देखते हैं कि जो आप जिस फिजिशियन के पास गए हैं वो खुद गंजा है, तो आपके अंदर जो काफ़ी हद तक ये आ जाएगा, जब ये खुद गंजा है तो ये मेरा ट्रीटमेंट कैसे कर सकता है। या आप जब किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपको ये हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट करना है और वो डॉक्टर खुद वो गुस्से में है, तो उस कंडीशन में हम ये सोचते हैं कि जब ये अपना हाइपरटेंशन ठीक नहीं कर पा रहा है तो मेरा कैसे ठीक करेगा। तो जो हमारा फिजिशियन है उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी काफ़ी हद तक डोज के इफेक्ट को और पेशेंट के ऊपर उसके रिएक्शन को अफेक्ट करती है। हाँ, तो अगर हम बात करते हैं प्लेसिबो की, ये जो है ऐसी आप ड्रग कह सकते हैं जो ऐसी ड्रग होती हैं जो कि एक्चुअल मेडिसिन की तरह दिखती हैं इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनको हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और ब्रोंकियल अस्थमा। उसको खा के उसको ये फील होता है कि अब मैं डॉक्टर के पास आ गया हूँ, डॉक्टर ने मुझे अच्छी दवा दे दी है, अब मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ऐसी कंडीशन में प्लेसिबो को हम यूज करते हैं। जो अगला हमारा फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। अगर पेशेंट के अंदर कोई और डिजीज है तो उसकी भी वो भी हमारी ड्रग की हमारे डोज के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है। हम अगर देखें वो ड्रग लाइक बार्बिटूरेट एंड क्लोरोप्रोमाजीन में प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन द पेशेंट हैविंग लीवर सिरोसिस। तो अगर हम बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास जिसका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, अगर हम उसको देते हैं बार्बिटूरेट या क्लोरप्रोमाजीन जो कि हमारे वो लीवर के थ्रू
जो है होनी है मेटाबोलाइज, तो वहाँ पे उनका जो इफेक्ट है वो काफ़ी जो है प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, क्योंकि वो लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो वो उसको धीरे धीरे मेटाबोलाइज करता है। ड्रग एक्सक्रीटेड मेनली बाय द किडनी लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन टॉक्सिक इन किडनी ऑफ द पेशेंट नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो वो अगर हम ऐसी मेडिसिन जो कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होनी है, वो लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, अगर हम उसको ऐसे पेशेंट को देते हैं जिसकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो वो उसके लिए एक टॉक्सिक इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस कर सकता है। अगला जो हमारा फैक्टर है ये है अक्यूमुलेशन। वो काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं वो जो कि हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर उनका एक्सक्रीशन जो है स्लो है तो उस कंडीशन में वो हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं और हमारे अंदर एक हार्मफुल इफेक्ट देती हैं। तो उसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। वो ड्रग्स विच आर स्लोली एक्सक्रीटेड, ड्रग्स जो धीमे एक्सक्रीट होती हैं हमारे शरीर से, मतलब वो धीरे धीरे बाहर निकलती हैं, मे बिल्ड हाई कंसंट्रेशन इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर उसकी हाई कंसंट्रेशन हो जाती है। अगर हम उसको रिपीटेडली वो देते रहते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोड्यूस टॉक्सिक सिम्टम, वो टॉक्सिक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इफ जो है रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर लॉन्ग टाइम तक आप उसको लगातार दे रहे हैं तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट पेशेंट के अंदर आ सकता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें वो लाइक वो डिजिटैलिस, इमेटिन एंड हैवी मेटल्स। जो हमारा क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्लो एक्सक्रीशन, धीमे एक्सक्रीशन के कारण ये होता है, या हमारी जो ड्रग है उसका स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके कारण हो सकता है, या उसका तेजी से एब्जॉर्प्शन होने के कारण भी हो सकता है। हाँ, कुछ कंडीशन में ये जो हमारा अक्यूमुलेशन है ये काफ़ी वो डिजायरेबल होता है। हालांकि समटाइम्स ए क्यूमुलेटिव इफेक्ट इज डिजायर्ड और लाइक फिनोबार्बिटोन इन ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। अगर हम एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, एपिलेप्सी को हिंदी में कहते हैं जो है मिर्गी, तो उस कंडीशन में अगर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे फिनोबार्बिटोन की अगर अक्यूमुलेशन हो रहा है तो वो पेशेंट को के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जो अगला है हमारा ये है एडिटिव इफेक्ट। इसको आप लोग अच्छे से आप देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। When total pharmacological action of 2 or more drug administered together equivalent to sum of their individual effects, the phenomena is called additive effect। अगर दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ दी जा रही हैं और उनका जो इफेक्ट है वो जो हमें इफेक्ट देखने को मिलता है वो अगर उनका सम है, उनका जोड़ है, तो उस कंडीशन में उसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ इफेड्रीन एंड एमिनोफाइलिन, अगर इनको हम एक साथ देते हैं तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में इनका एक क्यूमुलेटिव या इनका एक एडिटिव इफेक्ट हमें देखने को जो है वो मिलता है। इसमें से एक ब्रोंको डायलेटर है और एक अस्थमा के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो जो इनको हम साथ में देते हैं तो क्या है कि हमारी ब्रोंकी जो है वो डायलेट हो जाती हैं, जिसके कारण कि जो हमारी अस्थमा की ड्रग है वो आसानी से हमारे लंग्स के अंदर इंसर्ट करती है और उनका इफेक्ट एडिटिव इफेक्ट कहलाता है। जो अगला हमारा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड द सिनर्जिज्म। तो इसमें क्या है, व्हेन 2 or more ड्रग्स यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, अगर दो या दो से अधिक ड्रग कॉम्बिनेशन में यूज होती हैं और उनका एक्शन इंक्रीज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं सिनर्जिज्म। तो इसको हम कहते हैं, और ये इसमें क्या है कि अगर दो या दो से अधिक ड्रग एक साथ में हमने दी और वो उनका एक्शन काफी बढ़ गया तो हम उसको कहते हैं द सिनर्जिज्म। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा प्रोकेन और एड्रेनलिन है, अगर हम इनको एक साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो क्या होता है कि जो एड्रेनलिन है ये हमारे प्रोकेन के एक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसके एक्शन की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। अगला एग्जाम्पल अगर हम अगले फैक्टर के बारे में बात करें तो ये है हमारा एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है, व्हेन एक्शन ऑफ वन ड्रग इज अपोज्ड बाय अदर ड्रग, जब एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन के साथ में अपोज्ड होता है, उसका विरोध करता है, तो उस फिनोमिना को उसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और ये जो हमारा एंटागोनिज्म रिस्पॉन्स है ये
उस कंडीशन में यूज़ होता है जब हम किसी पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट करते हैं, पॉइजन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वहाँ पे जो पेशेंट ने पॉइजन यूज़ कर लिया है उसके एक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसी ड्रग उसको देते हैं जो कि जो है उसके साथ में एंटागोनिज्म या एंटागोनिस्टिक हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एसिड पॉइजनिंग। और जो हमारा एड्रेनलिन है ये है हमारा वैसोकंस्ट्रिक्टर है, और अगर इसके साथ में हम एस्टाइल कोलिन देते हैं जो कि वैसोडाइलेटर है, तो ये एक दूसरे के एक्शन को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे के एक्शन को रिड्यूस करते हैं। अगला हमारा फैक्टर है ये है इडियोसिंक्रेसी। अगर हम बात करते हैं इडियोसिंक्रेसी की, तो ये एक जो है ऐसा फैक्टर है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू ए ड्रग कार्ड इडियोसिंक्रेसी। अगर हमारी ड्रग कोई ऐसा उससे रिस्पॉन्स आ रहा है वो जो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उससे डिफरेंट है, तो उस प्रोसेस उसको हम इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। जो वर्ड है हमारा इडियोसिंक्रेसी उसको हम आजकल अधिकतर एलर्जी के रूप में हम उसको जानते हैं। मीन्स अगर आपने जो मेडिसिन खाई उसका रिस्पॉन्स न मिलके कोई और रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो एस्प्रिन है ये गैस्ट्रिक हीमोरेज अलग कॉज कर सकता है, या आप ऐसा कॉज करता है कुछ पेशेंट्स में। अगर हम पेशेंट को क्विनीन दे रहे हैं तो उनके अंदर जो है वो कान में रिंगिंग टाइप की होने लगती है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो रिस्पॉन्स है वो जो कि हमको जो है ये इसके जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स है उससे अलग रिस्पॉन्स मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। कुछ पेशेंट जो है वो सेंसिटिव होते हैं हमारे पेनिसिलिन से या सल्फोनामाइड से, और ये उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो वो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो कुछ ड्रग से सेंसिटिव होते हैं और उससे उनको एलर्जी होती है, तो उन ड्रग को हम कहते हैं या उस प्रोसेस को हम कहते हैं इडियोसिंक्रेसी। अगला जो हमारा फैक्टर है वो है टॉलरेंस। अगर हम बात करते हैं वो टॉलरेंस की, when usually large dose of a drug is required to elicit an effect, the phenomena is called drug tolerance। तो अगर पेशेंट को हमें कोई भी रिस्पांस लेने के लिए अगर उसकी ज़्यादा डोज देनी पड़े तो इसका मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट है वो उस मतलब जो ये मेडिसिन को टॉलरेट ज़्यादा कर रहा है, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं जो है टॉलरेंस। उस ड्रग का टॉलरेंस कहलाता है वो। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो जो हमारे स्मोकर्स हैं वो अधिक क्वांटिटी टॉलरेट कर लेते हैं वो निकोटीन की, और ऐसे पेशेंट जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं वो अल्कोहल की ज़्यादा क्वांटिटी को टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अगला जो फैक्टर है ये है हमारा टैकीफाइलेक्सिस। तो इसमें क्या होता है, व्हेन सर्टेन ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली एट ए शॉर्ट इंटरवल। अगर एक मेडिसिन को हम शॉर्ट इंटरवल पे पेशेंट को रिपीटेडली देते हैं तो क्या होता है कि जो उसके सेल रिसेप्टर हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं, और जो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस उसका डिक्रीज हो जाता है। तो जो और डिक्रीज रिस्पांस कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय इंक्रीजिंग द डोज। डोज को इंक्रीज करके वो जो रिस्पांस डिक्रीज हुआ है उसको हम ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं टैकीफाइलेक्सिस या एक्यूट टॉलरेंस। तो अगर कोई ड्रग हम पेशेंट को रिपीटेडली दे रहे हैं तो उसके अगर रिसेप्टर ब्लॉक हो जा रहे हैं और उसके बाद अगर हम उसकी ज़्यादा डोज भी दे रहे हैं तो पेशेंट के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो इस फिनोमिना को हम टैकीफाइलेक्सिस कहते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इफेड्रिन व्हेन गिवन इन रिपीटेड डोज in treatment of bronchial asthma may produce very less response due to tachyphylaxis। तो अगर हम पेशेंट को इफेड्रीन ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट को इफेड्रीन लगातार दे रहे हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है कि उसके रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं और उसका रिस्पांस कम हो जाता है। और जो अंतिम फैक्टर है वो हमारा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, और वो चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो ये मॉडिफाई करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग को। तो अगर वो किसी पेशेंट के अंदर
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, मीन्स उसको काफ़ी वो टाइम से लूज मोशन है या उल्टी आ रही है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट जो है बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। एसिड बेस का बैलेंस अगर डिस्टर्ब है, उसका बॉडी टेम्परेचर और उसका अगर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज्ड हैं, तो वहाँ पे वो हमारे ड्रग के इफेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआई इज मैक्सिमम। जो हमारा आयरन है उसका जीआई ट्रैक्ट से जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है इफ पेशेंट हैज आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अगर पेशेंट के अंदर आयरन डिफिशियंसी अनीमिया है तो उस कंडीशन में जो हमारा आयरन है उसका जीआईटी से जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होता है। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, पोसोलॉजी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे फैक्टर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।